हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक स्टडीज़। आज हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर और स्कोप्स क्या हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल। तो हम सबसे पहले आर्थिक भूगोल की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे। तो प्रारंभ में जो भूगोल है उसका अध्ययन एक संपूर्ण विज्ञान के रूप में किया जाता था। इसमें बाद में दो शाखाओं में बांट दिया गया, जैसे कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनका और उनसे घटित होने वाली घटनाओं और परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल, जिसे इसके नाम से पता चल रहा है, मानव से संबंधित क्रियाओं या उनके कार्यों का अध्ययन करता है। 19वीं सदी में मानव भूगोल की भी अनेक शाखाएं बढ़ गई, जिनमें आर्थिक भूगोल एक प्रमुख शाखा है। अब हम आर्थिक भूगोल के विषय में पढ़ेंगे कि आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है, जो यह अध्ययन करती है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति के लिए पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। और ये आर्थिक क्रियाओं जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि क्रियाओं का पृथ्वी की सतह पर कहाँ, क्यों और कैसे वितरित है, यह भी अध्ययन करता है। तो पृथ्वी के तल पर जितनी भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं, ये सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती। इनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं और इन क्षेत्रीय भिन्नताओं का कारण यह है कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रिया है उनको प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक, जैविक कारक, मानवीय कारक आदि धरातल पर हर जगह एक जैसे नहीं पाए जाते। अब हम आर्थिक भूगोल की प्रकृति के विषय में पढ़ेंगे कि मानव और पर्यावरण के आर्थिक संबंधों के अध्ययन से यह प्रकृति जुड़ी हुई है। आर्थिक भूगोल की जो प्रकृति है उसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि आर्थिक भूगोल की जो प्रकृति है वो मानव और पर्यावरण संबंधी है। इसमें आर्थिक भूगोल यह बताता है, यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, जल आदि मानव की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कैसे करती है और बदले में मानव कैसे इन परिस्थितियों को बदलता है अपने अकॉर्डिंग। देन अंतर विषयक प्रकृति। आर्थिक भूगोल न केवल भूगोल का बल्कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, जनसांख्यिकी और राजनीतिक विज्ञान का भी अध्ययन करता है। यह विभिन्न विषयों के ज्ञान को मिलाकर आर्थिक गतिविधियों की व्याख्या करता है। आर्थिक गतिविधियां न केवल पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं बल्कि उन विशेषताओं का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे कर सकता है आदि का भी अध्ययन करती है। नेक्स्ट इज गतिशील प्रकृति। आर्थिक भूगोल न तो स्थिर है और न ही कहीं रुका हुआ है बल्कि परिवर्तनशील है। तकनीकी प्रगति, परिवहन, संचार, विज्ञान और वैश्वीकरण के प्रभाव से जो आर्थिक गतिविधियां उनका स्वरूप और स्थान निरंतर बदलता रहता है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि पहले कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था अब औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर हो गई है। देन है स्थानिक प्रकृति। स्थानिक प्रकृति का तात्पर्य है किसी स्थान से संबंधित, यानी कि कोई भी आर्थिक गतिविधि किसी विशेष क्षेत्र से ही संबंधित क्यों है। तो स्थानिक प्रकृति है वो यह जानने का प्रयास करती है कि कोई भी आर्थिक गतिविधि किसी विशेष क्षेत्र से ही क्यों संबंधित है। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो बेल्ट है उसमें लौह व इस्पात उद्योग का विकास क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे लौह इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। विकासोन्मुख प्रकृति। विकासोन्मुख प्रकृति से तात्पर्य है क्षेत्रों में पाई जाने वाली अलग अलग असमानताओं और उन क्षेत्रों के हिसाब से विकास के मार्ग सुझाना। देन नेक्स्ट इज मानव केंद्रित अध्ययन। इसमें मानव अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज मानचित्र और सांख्यिकी का प्रयोग। संसाधनों और गतिविधियों के वितरण को दर्शाने के लिए और स्पष्ट तरीके से दिखाने के लिए मानचित्र का, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का, जैसे कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी का भी प्रयोग किया जाता है। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली भिन्नताओं का अध्ययन करता है कि जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार भिन्न है और क्यों है। तो भोजन, वस्त्र तथा आश्रय मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य अपनी तीनों आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं को ही मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का जो दोहन करता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है और किस प्रकार से इनका परिवहन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय करता है। वस्तुतः आर्थिक भूगोल निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी करती है, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं कहाँ, कब, क्यों और कैसे की जाती हैं आदि। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। आर्थिक भूगोल पृथ्वी पर उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वन, खनिज, ऊर्जा आदि के वितरण, उपयोग और संरक्षण का अध्ययन करती है।
मतलब कि मनुष्य इन सभी वस्तुओं, इन सभी संसाधनों का किस प्रकार वितरण करता है, उपयोग करता है और संरक्षण किस प्रकार करता है। इससे यह भी पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र किन संसाधनों में बहुत ज़्यादा समृद्ध है और उसका आर्थिक रूप से मनुष्य किस प्रकार प्रयोग कर सकता है आदि। नेक्स्ट इज उत्पादन की गतिविधियाँ। यह कृषि, खनन, उद्योग, मत्स्य पालन, वानिकी आदि सभी उत्पादन क्षेत्रों के स्थानिक वितरण, विकास और क्षेत्रीय समानताओं का विश्लेषण करता है और अध्ययन करता है। जैसे कि कपड़ा उद्योग का जो विकास है वो मुंबई में ही क्यों हुआ और कोयला आधारित उद्योग झारखंड में क्यों केंद्रित है। इसके अलावा अन्य लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में ही क्यों स्थित हैं आदि। परिवहन और संचार। आर्थिक भूगोल परिवहन मार्गों और संचार के साधनों के वितरण एवं उनके आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करती है कि परिवहन उत्पादन और उपभोग को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब कि आर्थिक भूगोल परिवहन के द्वारा और संचार के द्वारा उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र को जोड़ती है, यानी कि किन स्थानों पर किन वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और किन स्थानों पर उन्हीं वस्तुओं का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उन क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए इसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के एक क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। द नेक्स्ट इज व्यापार और बाजार। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्थानीय वितरण, व्यापारिक मार्गों, बंदरगाहों तथा बाजारों की भौगोलिक अवस्थिति का अध्ययन किया जाता है कि वो बाजार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू या व्यापारिक स्तर पर किन किन क्षेत्रों में स्थित हैं, कौन से व्यापारिक मार्गों को ज़्यादा यूज़ करा जाता है एंड उसके अलावा कौन से बंदरगाह और बाजारों की भौगोलिक स्थिति क्या है, उनको अध्ययन में शामिल किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि इस क्षेत्र में कौन से उत्पादों का उत्पादन और निर्यात अधिक होता है। द नेक्स्ट इज जनसंख्या और श्रम बल। जनसंख्या का घनत्व, वितरण, कौशल, श्रम शक्ति और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी का अध्ययन आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में आता है। यानी कि जो जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है और उस जनसंख्या को कितना ज्ञान है, उस श्रम शक्ति का उपयोग आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इससे औद्योगिक विकास भी ज़्यादा होता है। तो श्रम की उपलब्धता के कारण औद्योगिक विकास बहुत अधिक होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र का आधार ही श्रम की अधिक। ऊर्जा संसाधन। आर्थिक भूगोल ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा के वितरण, उत्पादन और उपयोग का विश्लेषण करता है कि किन स्थानों पर इन सभी ऊर्जा के स्रोतों का विकास या फिर इनका बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है या बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस चीज़ का विश्लेषण करता है। ऊर्जा किसी भी आर्थिक क्षेत्र की विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है क्योंकि बिना ऊर्जा के संसाधनों के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, मुख्यतः आर्थिक विकास। द नेक्स्ट इज वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। आर्थिक भूगोल का आधुनिक क्षेत्र विषय अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित करता है।